ठीक है। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे डिज़ाइन पैटर्न। ये बेसिकली हम लोग प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर जब बनाते हैं उस वक़्त बहुत काम आता है, ठीक है? और डिज़ाइन पैटर्न टॉपिक जो है जावा स्पेसिफिक ही सिर्फ़ नहीं है, कोई सी लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं होता। ये बेसिकली एक सेट ऑफ रूल्स हम लोग बनाते हैं, जो कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स के लिए बनाए जाते हैं। बेसिकली क्या था डिजाइन पैटर्न जब फॉलो नहीं करते हम लोग तो हर प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ कॉमन प्रॉब्लम होते हैं, चाहे वो डॉट नेट के प्रोजेक्ट हो, पीएचपी के हो, जावा के हो। हर जगह कुछ कॉमन चीजें हम लोग हमेशा करते हैं, ठीक है? तो कॉमन चीजें जो करते हैं उसमें कई प्रॉब्लम्स आते हैं। अगर हम लोग वो प्रॉब्लम्स को प्रॉपर तरीके से सॉल्व नहीं करें तो वो प्रॉब्लम स्टिल प्रोजेक्ट में रहती है, जिसकी वजह से हमें मेंटेनेंस में इशू आती है, कॉस्टिंग भी बढ़ जाती है, कोड में डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा हो जाती है, कोड जो है हमारा एरर प्रोन ज़्यादा हो जाता है। तो ये सब देखते हुए डिज़ाइन पैटर्न इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स बंदे हैं, उन लोगों ने ये डिज़ाइन पैटर्न लाया। तो बेसिकली डिजाइन पैटर्न क्या है? डिजाइन पैटर्न आर प्रूवन सॉल्यूशन टू रीअकरिंग प्रॉब्लम इन सॉफ्टवेयर डिजाइन। जब भी हम सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हैं, आर्किटेक्चर उसका बनाते हैं, कुछ कॉमन प्रॉब्लम हर प्रोजेक्ट में होती हैं। वो प्रॉब्लम्स के लिए एक सेट ऑफ स्पेसिफिक गाइडलाइंस और सॉल्यूशंस दिए गए कि चाहे वो डॉट नेट का बंदा हो, जावा का बंदा हो, अगर वो गाइडलाइंस को फॉलो करे तो वो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। क्लियर है डिजाइन पैटर्न क्या होता है? यस सर। ठीक है। तो अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर से रिलेटेड है तो हमें क्यों सिखा रहे हो? हम तो आर्किटेक्चर का उतना पार्ट अभी होगा नहीं, 2 साल 3 साल एक्सपीरियंस पे। तो सही बात है, आर्किटेक्चर तो आपसे कोई बोलेगा नहीं प्रोजेक्ट का बनाने के लिए, बट कुछ छोटे मॉड्यूल्स में आपको दिया जा सकता है कि ये मॉड्यूल या ये पार्ट डिजाइन करो। कोड आपकी एबिलिटी होनी चाहिए, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज होगा तो आपको यूज कर सकते हो। तो डिजाइन पैटर्न में बहुत सारे प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन किया गया है। तो जरूरी नहीं है कि अभी इस स्टेज पे आप हर प्रॉब्लम्स को रीड करो, हर प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को पढ़ो, बट कुछ बेसिक जो आपके लेवल पे है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डिजाइन पैटर्न का यूज हम लोग जो करते हैं बेसिकली हमारी कोड की रीडेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाए और डेवलपमेंट टाइम भी हमारा रिड्यूस हो, ठीक है? इसीलिए हम लोग डिजाइन पैटर्न यूज करते हैं। डिजाइन पैटर्न को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। 3 तरह के प्रॉब्लम्स जनरली हर प्रोजेक्ट में आते हैं। वन है क्रिएशनल, सेकंड वन स्ट्रक्चरल और थर्ड वन बिहेवियरल। क्रिएशनल मतलब हुआ जैसे ऑब्जेक्ट हम लोग बनाते हैं, चाहे जावा हो, डॉट नेट हो, हर जगह ऑब्जेक्ट क्रिएशन होता है, देखे होंगे। तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन अगर सही वे से नहीं किया जाए, जो हम लोग सिंपल न्यू करके ऑब्जेक्ट क्रिएशन करते हैं, या फिर आप रिफ्लेक्शन यूज करके ऑब्जेक्ट क्रिएशन करते हो, कई तरीका है। ऑब्जेक्ट क्रिएशन का क्लोनिंग से भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएशन जावा में हम लोग डिसरियलाइज करके भी कर सकते हैं। तो इतनी तरह के ऑब्जेक्ट क्रिएशन है, तो विच वन इज द बेस्ट एंड हाउ, हमें कैसे करना चाहिए, वो अगर हमें पैटर्न नहीं पता हो तो हम प्रोजेक्ट में वही मोनोटोनस ऑब्जेक्ट क्रिएशन करेंगे जैसे आज तक करते आए, न्यू करके।
तो इस ऑब्जेक्ट क्रिएशन से रिलेटेड भी कई सारे डिजाइन्स दिए गए, अलग अलग फेजेस में, अलग अलग रिक्वायरमेंट में अलग अलग पैटर्न यूज होता है। जैसे मान लो, एग्जांपल लेता हूँ, कितने कैसे फेजेस हो सकते हैं। हम चाहते हैं हमारे प्रोजेक्ट में कोई ऐसा प्लेस हो जहां से उसका ही ऑब्जेक्ट क्रिएशन ओनली वन टाइम है पूरे प्रोजेक्ट में। ऐसी कुछ कॉन्फ़िगरेशन क्लास हम बनाते हैं, हम चाहते हैं उस कॉन्फ़िगरेशन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएशन पूरे प्रोजेक्ट में ओनली वन टाइम हो। हम नहीं चाहते मोर देन वन टाइम वो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, क्योंकि वो मोर देन वन टाइम हमारी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। लेट सपोज, जैसे हमें चाहिए इस अपनी डेटाबेस का पूरा डिटेल चाहिए। डेटाबेस की हम लोग यूआरएल, यूजर नेम, पासवर्ड देके डेटाबेस कनेक्शन गेट करते हैं। तो हम चाहते हैं कोई एक सेंट्रल प्लेस हो जहां से हमेशा डेटाबेस का कनेक्शन मिले। लेट सपोज हम प्रॉपर्टी फाइल रीड कर रहे हैं, हम प्रॉपर्टी फाइल रीडर का एक सेंट्रल ऑब्जेक्ट ही बनाना चाहते हो। तो एक फेज ये हो गया कि सिंगल ऑब्जेक्ट ही हमें चाहिए अपने प्रोजेक्ट में किसी क्लास का। हो सकता है दूसरा फेज होता है फैक्ट्री पैटर्न, कि भाई हम अपने प्रोजेक्ट में बहुत हर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट बनाना है तो न्यू न्यू करके बनाते हैं। तो न्यू करके बनाने में भी प्रॉब्लम्स आती है। मैं पहले प्रॉब्लम्स को डिस्कस करूंगा, तब आपको सॉल्यूशंस की ऊपर ले चलूंगा, क्योंकि बिना प्रॉब्लम्स डिस्कस किए हुए अगर हम सॉल्यूशंस डायरेक्ट पढ़ते हैं तो उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, मैं रियल टाइम में आपको एक सिनेरियो समझाता हूँ। जैसे मान लो हम लोग दवाई का नाम तो जानते हैं, सारे मेडिसिन का नाम जानते हैं, पैरासिटामोल इसमें यूज कर लो, फिर बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं। लेकिन हमें यही नहीं पता किस बीमारी में कौन सी दवाई यूज करनी है, तो वो दवाई का नाम जान के करेंगे क्या? ठीक है, तो प्रॉब्लम्स जब डॉक्टर को पता होता है कि ये प्रॉब्लम्स है, तब वो बेस्ट सॉल्यूशन दे सकता है कि इस प्रॉब्लम के लिए ये सॉल्यूशन है। हर प्रॉब्लम का अलग सॉल्यूशन है। ठीक है, देखते नहीं हो, एक दो दिन बुखार होता है तो उसके बाद अगर हम पैरासीटामोल से नहीं होता है तब डॉक्टर को दिखाते हैं, वो ब्लड चेक कराएगा, प्रॉपर रूट कॉज फाइंड आउट उसको पता चलेगा, तब वो सॉल्यूशन रेकमेंड करता है कि ये खाइए ये खाइए। तो उसी तरह हर जगह प्रॉब्लम्स तो आएंगी। प्रोजेक्ट बनाते हो, प्रॉब्लम्स है, तो प्रॉब्लम्स हमें पता होंगी तभी हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो अब एक प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करते हैं। लेट सपोज हम अपने कंट्रोलर का, सर्विस का, डाओ का या रिपोजिटरी का, अभी तो आप स्प्रिंग के थ्रू कर रहे हो, इसलिए आपको ये नहीं पता चल रहा है कि स्प्रिंग कैसे ऑब्जेक्ट बना के दे रहा। आप एनोटेशन लगा देते हो, ऑब्जेक्ट मिल जाता है। फॉर द टाइमिंग हम स्प्रिंग को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। फॉर द टाइमिंग, अभी के लिए, बस मैं हमेशा के लिए नहीं बोल रहा हूँ, अभी के लिए थोड़ी समय के लिए भूलो। और ये समझो हम न्यू करके बनाना चाहते हो ऑब्जेक्ट क्रिएशन, अपनी सर्विस का या रिपोजिटरी का न्यू न्यू करके हम ऑब्जेक्ट क्रिएशन कर रहे हैं। तो लेट सपोज आप एक सिनेरियो ले लो, पेशेंट डाओ का सिनेरियो ले लो, पेशेंट रिपोजिटरी का। और उसमें ये कुछ ऐसा सोच लो कि पेशेंट रिपोजिटरी है और गेट पेशेंट डिटेल करके मेथड है। ठीक है, तो पेशेंट रिपोजिटरी का हमें ऑब्जेक्ट चाहिए होगा जब भी पेशेंट डिटेल निकालना है, ये आप मानते हो? ठीक है, सर्विस लेयर जहां भी हम आपको पेशेंट की डिटेल निकालनी है तो आपको पेशेंट रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। तो पेशेंट रिपोजिटरी में मैंने अभी फिलहाल डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रख दिया कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसके बाद उसकी डिटेल निकालेंगे। तो कई सारे सर्विसेज में आपको पेशेंट की डिटेल की जरूरत होगी। भाई डॉक्टर व्यू करता है, वहां भी अगर प्रेस्क्रिप्शन लिखता है वहां भी डिटेल चाहिए उसको। रिसेप्शनिस्ट अगर
ओपीडी में एलोकेट कर रही है, वहां भी डिटेल देखना होगा। एडमिन किसी पेशेंट का डिटेल देखना चाहता है, वहां भी पेशेंट रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट बना के गेट पेशेंट डिटेल करोगे। तो एन नंबर ऑफ प्लेसेस में हमने मान लो प्रोजेक्ट में लगभग समझ लो 50 जगह पेशेंट रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट बनाया, अलग अलग सर्विसेज में अलग अलग जगह रिक्वायरमेंट थी, हम रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट बनाए और गेट पेशेंट डिटेल कर लिए। यही करते हैं जनरली, यही काम करेंगे ना। अब फॉर फ्यूचर में समझो कि कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट आई कि ये बोला गया पेशेंट की रिपोजिटरी तब तक इनिशियलाइज नहीं होगी जब तक उसमें पेशेंट की आईडी आप नहीं पास करो। आप कंस्ट्रक्टर बेस बनाना चाहते हो ऑब्जेक्ट क्रिएशन, लेट सपोज ऐसी आ गई, कंस्ट्रक्टर बेस ऑब्जेक्ट क्रिएशन करना चाहते हो, अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पे ऑब्जेक्ट क्रिएशन नहीं करना चाहते, उसकी वजह से फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, तो आपको लगा नहीं भाई कंस्ट्रक्टर वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर बेस ऑब्जेक्ट क्रिएशन करना है, तो आप क्या करोगे? सिंपल पेशेंट रिपोजिटरी में जाके वो प्राइवेट वेरिएबल तो रखा हुआ है, उसको कंस्ट्रक्टर बेस बना दोगे और डिफॉल्ट को हटाओगे। जैसा ही डिफॉल्ट को हटाओगे क्या आएगा? 50 प्लेस पे यूज किए, 50 प्लेस पे कंपाइलेशन इशू आएगा, आ जाएगा ना। सर्विस लेयर पे 50 प्लेस पे तुम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पे, और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही हटाना पड़ रहा है, तो 50 प्लेस पे प्रॉब्लम आ गई ना। तो इसका सॉल्यूशन क्या करोगे? 50 प्लेस पे जाके कंस्ट्रक्टर बेस उसको ऑब्जेक्ट बनाओगे, पेशेंट आईडी पास करोगे किसी भी तरह। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, एक सिंपल सा काम था ऑब्जेक्ट क्रिएशन, उसकी वजह से फ्यूचर में इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने की चांसेस हो गई। अगर इसी के जगह मान लो तुम क्या करते, इसका ये प्रॉब्लम तो पता चला कि भाई एक हमको बस प्लेस पे पेशेंट रिपोजिटरी में चेंज किए तो इतनी जगह चेंजेस करने पड़े, तो इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे? कोई एक क्लास बनाए जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए, भाई हम न्यू करके पेशेंट जो बना रहे थे वो ना करके हम उस क्लास की जिम्मेदारी दिए कि तुम ही पेशेंट रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट बना के दो, चाहे वो डिफॉल्ट हो, पैरामीटराइज हो, जैसा हो तुम बना के दो, और बाकी हम 50 जगह बस उससे मांगते रहे कि भाई हमें पेशेंट रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट बनाओ। कैसे बनाएंगे छोड़ दो, रिफ्लेक्शन यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, वो मैकेनिज्म जावा का जो टेक्निक हम सीखे। अब 50 प्लेस पे हम सिर्फ पेशेंट रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट बनाए और मांग लिए, और उसके बाद गेट पेशेंट डिटेल मेथड जो कॉल हो रहा तो कॉल हुआ। तो जैसा ये प्रॉब्लम आया, रिक्वायरमेंट आई कि अब डिफॉल्ट के जगह आर्गुमेंट बेस्ड करना है, तो कितने प्लेस पे चेंज करना होगा इस सिनेरियो में? ओनली वन प्लेस, जहां पे उसकी ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो रही है एक्चुअल, ठीक है। इस तरह का देख लो, सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएशन ही था, लेकिन प्रॉब्लम्स कितनी तरह के आते हैं, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स भी आते हैं, तो उसको फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न से सॉल्व करते हैं, ठीक है। बिल्डर पैटर्न होता है, प्रोटोटाइप पैटर्न होता है, कई सारे पैटर्न होते हैं, तो ये सारे पैटर्न ऑब्जेक्ट क्रिएशन से रिलेटेड है, ठीक है। प्रोटोटाइप आप देखे होगे, सिंगलटन और प्रोटोटाइप डिजाइन पैटर्न स्प्रिंग यूज करता है, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट हमेशा एक ही ऑब्जेक्ट का रेफरेंस हमेशा पास करता रहे स्प्रिंग, वो सिंगलटन होता है बाय डिफॉल्ट। सारे जितने आप कंट्रोलर सर्विस और रिपोजिटरी बनाते हो उसका सिंगलटन ऑब्जेक्ट बनता है, लेकिन हमें चाहिए कि यूजर है, यूजर का मल्टीपल ऑब्जेक्ट चाहिए हमेशा। जब भी रिक्वेस्ट जाए मल्टीपल ऑब्जेक्ट, हर बार नया ऑब्जेक्ट बना के दो, सिंगल ऑब्जेक्ट मत क्रिएट करो। सिंगल ऑब्जेक्ट क्रिएट करके और सिर्फ शेयर किए जा रहे हो तो वो तो दिक्कत होगा, हर जगह हमारी रिक्वायरमेंट चेंज होती है। हमें चाहिए कि हर बार जितनी बार भी रिक्वेस्ट जाए नया ऑब्जेक्ट मिले, तो वहाँ प्रोटोटाइप डिजाइन पैटर्न यूज करते हैं। वहाँ स्प्रिंग में प्रोटोटाइप स्कोप में लिखते हैं
जब आप एट कंट्रोलर लिखते हो उसमें पैरामीटर पास करते हैं हम लोग कंट्रोलर में, स्कोप इक्वल टू बाय डिफॉल्ट सिंगलटन होता है इसलिए आप लोग नहीं पास करते स्प्रिंग में। लेकिन स्कोप इक्वल टू प्रोटोटाइप कर दोगे तो हर रिक्वेस्ट के लिए नया ऑब्जेक्ट बनेगा। अभी जैसे फॉर एग्जांपल आपने पेशेंट कंट्रोलर बनाया, लेट सपोज, तो पेशेंट कंट्रोलर पे चाहे जितनी भी यूजर से रिक्वेस्ट आ जाए, पेशेंट कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट एक ही बनता है और उसी ऑब्जेक्ट को वो शेयर करता है सारे रिक्वेस्ट को, क्योंकि वो सिंगलटन डिजाइन पैटर्न पे स्प्रिंग बनाता है बाय डिफॉल्ट। लेकिन आप चाहते हो हर एक रिक्वेस्ट पे पेशेंट कंट्रोलर का नया ऑब्जेक्ट बने, न्यू ऑब्जेक्ट बन के और वो रिटर्न हो हर रिक्वेस्ट को, तो आप उस कंट्रोलर में स्कोप इक्वल टू प्रोटोटाइप पास करते हो, वो स्प्रिंग मैनेज करता है। ठीक है, तो वहां भी ऑब्जेक्ट क्रिएशन है। ठीक है, वे ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिफरेंट हो रही है। तो समझ में आ रहा है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन से रिलेटेड एक डिजाइन पैटर्न बनाया गया, एक कैटेगरी बनाएगी क्रिएशनल। तो समझ में आया क्रिएशनल टाइप क्यों बनाया गया? पैटर्न फोकस ऑन प्रोसेस ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन, और ऑब्जेक्ट क्रिएशन हर सिनेरियो में अलग अलग हो सकते हैं। तो जितने तरह के प्रॉब्लम्स को एनालाइज किया एक्सपर्ट ने कि इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट में आ सकते हैं, उसके लिए पैटर्न जितने भी बनाए ऑब्जेक्ट क्रिएशन से रिलेटेड, उसको क्रिएशनल टाइप में रख दिया कि ये क्रिएशनल टाइप के डिजाइन पैटर्न। ठीक, क्लियर है? दूसरा पैटर्न बनाया गया स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न। स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न में क्या होता है, कभी कभी हम लोग छोटे छोटे कई ऑब्जेक्ट को मिला के बड़े ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हैं। ठीक है, तो वहां पे मतलब ऑब्जेक्ट का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है। ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर कुछ और था और जब रिटर्न हो रहा ऑब्जेक्ट उसका स्ट्रक्चर कुछ और है। तो एक नया ऑब्जेक्ट पूरा फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो कई ऑब्जेक्ट्स को मिला के छोटे छोटे हम लोग नया ऑब्जेक्ट जो बनाते हैं, इसमें पूरा ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर ही चेंज होता है। तो उसको कैटेगराइज किया गया स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न में। तो बेसिकली स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न deal with object composition and how object and classes can be combined to form a larger structure। ऑब्जेक्ट और क्लास मिलके एक लार्जर फॉर्म कैसे बनाएगा, ऐसी भी रिक्वायरमेंट आती है हमारे प्रोजेक्ट में। तो उस केस में हम लोग स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न यूज करते हैं, जिसमें आता है एडाप्टर, डेकोरेटर, कंपोजिट, प्रॉक्सी डिजाइन पैटर्न। आप लोग इसमें से एक प्रॉक्सी से अवेयर हो, तो प्रॉक्सी डिजाइन पैटर्न याद है, मैंने एओपी प्रॉक्सी आप लोग को पढ़ाया था। ठीक है, एओपी का स्प्रिंग एओपी, उसमें बताया था ना कि मेन जो ऑब्जेक्ट होता है, जो क्लास होती है, एओपी क्या करता है, उस क्लास को यूज करके ईजर रिलेशनशिप में यूज करता है, उसको इनहेरिट करता है और अपना ही फ्लो पूरा डिफाइन कर लेता है। मतलब एक ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था, उस ऑब्जेक्ट को यूज किया उसने एओपी ने और एक चाइल्ड ऑब्जेक्ट अपना बनाया, पूरा ही अपना पैटर्न अपना फॉलो किया और उसमें बहुत बड़ा स्ट्रक्चर डाल दिया कि और सारे मेथड भी होंगे, मेथड कॉल होने से पहले, मेथड कॉल होने के बाद, या कोई एक्सेप्शन आता है, उस चीज को हैंडल करने के लिए उसने प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट बना दिया। और जब हम ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की कॉल के लिए जाते थे, तब वो प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट के थ्रू ओरिजिनल ऑब्जेक्ट कॉल करता था। तो वहां पूरा स्ट्रक्चर को ही उसने चेंज कर दिया ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का। ठीक है, इंटरनल। तो ऐसी भी पैटर्न आती है जहां पे ओरिजिनलिटी को चेंज किया जाता है लार्जर फॉर्म में, तो वहां पे स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न आ जाता है। तो उसमें से एग्जांपल आते हैं ये सब, एडाप्टर, डेकोरेटर, कंपोजिट, प्रॉक्सी डिजाइन पैटर्न। तो इन्हीं में से कुछ का हम लोग एटलीस्ट कम से कम 4-5 का थोड़ा डिटेल स्टडी करेंगे। ऐसा नहीं है, पैटर्न तो बहुत सारे 20-25 हैं, लेकिन 4-5 आपके लेवल पे जानना जरूरी है। ठीक है,
तीसरा टाइप है डिजाइन पैटर्न का बिहेवियरल। बिहेवियरल में होता है आपस में आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना रहे हो, वो ऑब्जेक्ट आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, उसके बेस पे उनके बीच में इंटरेक्शन कैसे होता है। क्योंकि देखो पूरा प्रोजेक्ट तो ऑब्जेक्ट इंटरेक्शन पे ही होता है। कंट्रोलर सर्विस से करता है, सर्विस डाओ से करता है, तो ये इंटरेक्शन ही है। तो ये आपस में जब इंटरेक्ट करते हैं तो इसमें भी पैटर्न इन लोगों ने ढूंढा कि भाई बहुत तरह के इंटरेक्शन होते हैं, उसमें प्रॉब्लम्स आती है। अगर हम प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो इस प्रॉब्लम के लिए ये पर्टिकुलर अप्रोच अगर यूज किया जाए तो वो प्रॉब्लम मिनिमाइज किया जा सकता है। जैसे कमांड डिजाइन पैटर्न, स्ट्रैटेजी डिजाइन पैटर्न, चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डिजाइन पैटर्न, ऑब्जर्वर डिजाइन पैटर्न, ये आते हैं। अब एक एग्जांपल लेके चलता हूँ कमांड डिजाइन पैटर्न का, आपको थोड़ा बस अभी आइडिया दे रहा हूँ, अंदर कुछ भी नहीं जा रहा हूँ। होता क्या है, आपकी आप अपने प्रोजेक्ट पे रेस्ट कंट्रोलर बनाते हो ना, मल्टीपल कंट्रोलर बनाते हो। एक ही कंट्रोलर तो होता नहीं है, पचासों कंट्रोलर होते हैं। हर कंट्रोलर एक यूआरएल पैटर्न से एसोसिएट होता है ना। फिर उस कंट्रोलर के अंदर मेथड टाइप होते हैं, मेथड के बेस पे गेट, पोस्ट, पुट, ये सारे होते हैं। हर मेथड को सब यूआरएल से एसोसिएट करते हो। तो मेन जो कंट्रोलर होता है, हर कंट्रोलर का हम बोलते हैं यूनिक यूआरएल दो। अब सोचो, जरा सोच के देखो कि यूआरएल की रिक्वेस्ट आती है, वो तो एचटीटीपी की रिक्वेस्ट है, सर्वर पे आती होगी टॉमकैट पे। टॉमकैट जो है स्प्रिंग को हैंडओवर करता होगा कि भाई ये यूआरएल आया, वहीं से स्प्रिंग पिक्चर में आता है ना। अब स्प्रिंग क्या करता होगा, उस यूआरएल के बेस पे वो कैसे ऑब्जेक्ट बना के डिलीवर करता होगा या रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करता होगा, किस कंट्रोलर पे ले जाना है। तो वहां भी जैसे आप लोग वो पढ़े हो गए, क्या बोलते हैं, स्प्रिंग एमवेसी। स्प्रिंग एमवेसी में सुने हो डिस्पैचर सर्वलेट, सुने हो ना, जिसको हम लोग फ्रंट कंट्रोलर कहते हैं। तो डिस्पैचर सर्वलेट या फ्रंट कंट्रोलर जो है वो कमांड डिजाइन पैटर्न को सोच के स्प्रिंग ने बनाया कि जब भी कोई भी रिक्वेस्ट आएगी, ऑलवेज राउट करो रिक्वेस्ट को कहा, फ्रंट कंट्रोलर पे, एंड फ्रंट कंट्रोलर विल डिसाइड कि वो फर्दर किस कंट्रोलर पे जाना है बेस्ड ऑन यूआरएल पैटर्न। ठीक है। और फ्रंट कंट्रोलर ही पूरी कमांड लेता है, वो टेक ओवर लेता है, जैसे कमांडेंट का काम होता है, कमांडर होता है हर जगह। तो वो कमांड लेता है और उसके बाद वो देखता है क्या रिक्वेस्ट जाएगी, क्या रिस्पॉन्स जाएगी, रिटर्न में कौन सी व्यू खुलेगी, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रंट कंट्रोलर लेता है। तो उस पूरे फ्रंट कंट्रोलर को कमांड डिजाइन पैटर्न के कॉन्सेप्ट पे बिल्डअप किया गया। कमांड डिजाइन पैटर्न ने बोला कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम है कि आपके पास कई सारे एक ही लेयर के सारे बंदे हैं, काम कर रहे हैं, तो अगर उसका कोई कमांडर नहीं होगा, कमांडेंट, तो सब अपने मन से काम करने लगेंगे। तो देखते हो हर जगह कमांड, एक ऑफिसर होता है कमांडिंग ऑफिसर, जिसके पास ऊपर से इंस्ट्रक्शन आती है और वो फिर फ्लो करता है कि कौन कैसे काम करेगा बाकी नीचे लेयर को, अपने नीचे वाले को। तो ये रियल टाइम प्रॉब्लम भी है, रियल टाइम में भी हम लोग ऐसे ही करते हैं। तो कमांड डिजाइन पैटर्न, तो ये आपस में डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट अब यहाँ है, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट की सर्विस भी आ गई, कंट्रोलर भी आ गया, व्यू भी आ गया, ये सब आपस में इंटरेक्ट कैसे करेंगे, कम्युनिकेट कैसे करेंगे, उसके लिए एक टाइप बनाया गया बिहेवियरल। तो तीनों में डिफरेंस क्लियर है, क्रिएशनल, स्ट्रक्चरल एंड बिहेवियरल, इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है। तो अब इन्हीं में से हम कुछ डिजाइन पैटर्न एक एक करके डिस्कस करेंगे, एक दो क्रिएशनल का, एक आध दो स्ट्रक्चरल का, और एक आध दो बिहेवियरल का। टोटल 20-25 है, मैंने ईटीसी ईटीसी लिखा हुआ है। ठीक है।
तो जो बेसिक वेरी कॉमन आप लोग से पूछा जाता है स्टार्टअप होता है सिंगलटन से। ये शायद ही कोई इंटरव्यू है जिसमें नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो सिंगलटन डिजाइन पैटर्न, इसका क्वेश्चन आता है कि सिंगलटन डिजाइन पैटर्न हम क्यों यूज करते हैं, क्या है, नहीं यूज करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी, कहाँ पे यूज करते हैं, कैसे इसको लिखते हैं, कैसे बनाते हैं। और स्प्रिंग के कॉन्टेक्स्ट में हमेशा पूछा जाता है क्योंकि स्प्रिंग एक फ्रेमवर्क है, उसने सारे डिजाइन पैटर्न को यूज करके वो फ्रेमवर्क बनाया। तो स्प्रिंग में किस सिनेरियो में ये डिजाइन पैटर्न यूज होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सिंगलटन डिजाइन पैटर्न एज द नेम सजेस्ट क्या है, it ensures that a class has only one instance and provide a global point of access to that instance। मतलब एक ऐसा क्लास जिसका एक ही ऑब्जेक्ट हम पूरे प्रोजेक्ट में बनाना चाहते हैं, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हमें बनाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो वैसे क्लास को अगर हमें बनाना है तो हम उस क्लास को सिंगलटन डिजाइन पैटर्न का जो रूल्स है उस पर डिजाइन करते हैं। समझ में आ रहा है? ऐसी क्लास जब आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, आपको लगता है कि भाई इस क्लास का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बन जाए काफी है, उसके बाद इसमें कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा, हमेशा इस ऑब्जेक्ट को जो क्लाइंट है वो कॉल करेगा और उसको ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मिलेगा, वो अपना काम कर लेगा। जैसे डीबी कॉन्फ़िगरेशन मुझे चाहिए, हम डीबी कॉन्फ़िगरेशन तो एक बार ऑब्जेक्ट बन रहा है, उसके बाद डीबी कॉन्फ़िगरेशन हमेशा मिलता रहे, सेम ही कॉन्फ़िगरेशन पूरे प्रोजेक्ट में चाहिए, हम बार बार क्यों अलग अलग मांगेंगे और नया नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि हर कोई वही यूआरएल, यूजर नेम और पासवर्ड हर के लिए वही है, डीबी का नाम भी वही होगा, डेटाबेस का जो स्कीमा नेम होता है तो यही पास करते हैं हम, उसमें तो टेबल नेम पास करते नहीं है। तो उस केस में हमें सिंगल ऑब्जेक्ट ही चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे सिनेरियो आते हैं जहां हमें सिंगल ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, तब हम वो सिंगलटन डिजाइन पैटर्न यूज करते हैं। तो स्प्रिंग जो होता है, देखो स्प्रिंग का जब आप प्रोजेक्ट चलाते हो तो स्प्रिंग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट आप लोग सुने होंगे। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के थ्रू हम लोग सारे जितने अपने बीन होते हैं, चाहे कंट्रोलर हो और सर्विस हो या रिपोजिटरी हो, उसके इंस्टेंस, उसकी रेफरेंस हम गेट कर सकते हैं। तो अगर मल्टीपल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट है, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं आपके, तो अलग अलग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट होंगे। तो एक एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में थ्रू आउट एक ही ऑब्जेक्ट बने, ये सिंगलटन का कॉन्सेप्ट वो लेके चलता है स्प्रिंग, सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट के लिए। वहां मल्टीपल अगर कॉन्टेक्स्ट बना लेते हो कि एक प्रोजेक्ट एक्स है, दूसरा प्रोजेक्ट वाई है, तीसरा प्रोजेक्ट जी है, मान लो एक प्रोजेक्ट आपने इस तरह रियल टाइम लेके चलता हूँ, ऐसे एक्स वाई जी नहीं, एक प्रोजेक्ट आपने बनाया ओपीडी का, ठीक है, पूरा प्रोजेक्ट ही बना लिया न्यू करके स्प्रिंग प्रोजेक्ट ओपीडी के लिए, एक प्रोजेक्ट आईपीडी के लिए बना लिया, एक प्रोजेक्ट फार्मेसी के लिए बना लिया, अलग अलग प्रोजेक्ट बनाए स्प्रिंग का। तो भाई अब आपके पास एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, तीनों को स्टार्ट करो, तीन एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, तो जो ओपीडी का आप सिंगलटन ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो वो ओपीडी कॉन्टेक्स्ट तक ही सीमित है, वो आईपीडी के लिए नहीं होगा और फार्मेसी के लिए नहीं होगा, क्योंकि स्प्रिंग जो है अपने कॉन्टेक्स्ट तक ही बस देखता है, उसके बाहर नहीं देखता। ठीक है, तो एक ये भी आ जाती है कि कल को हमें तीनों को मिला के एक ही ऑब्जेक्ट बनाना है, ओपीडी आईपीडी फार्मेसी सारे प्रोजेक्ट के लिए, तो वो अलग कॉन्सेप्ट है, वहां सिंगलटन का अलग मतलब हो जाएगा, तो वहां स्प्रिंग यूज नहीं होगा, फिर हम अपना सिंगलटन जो पढ़ रहे हैं उसके बेस पे हम कुछ अपना टेक्निक यूज करेंगे। तो आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप किस स्कोप तक सिंगलटन रखना चाहते हो। तो जनरली प्रोजेक्ट लेवल पे रखा जाता है कि एक प्रोजेक्ट में जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएशन उस क्लास का हो रहा है, एक ही ऑब्जेक्ट बने, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट की
कभी ना बने, किसी भी कीमत पे ना बने। तो उस क्लास को ऐसा डिजाइन करो कि एक ऑब्जेक्ट बने, क्योंकि अगर सिंपल आप क्लास बना दोगे, आप बोलोगे सर डेवलपर हम ही हैं, हम उसका एक ही ऑब्जेक्ट बना के और यूज करेंगे, भाई दूसरा डेवलपर आएगा वो न्यू करके बना लेगा। तो आप क्लास को ही ऐसा डिजाइन करो कि वो उसका दूसरा ऑब्जेक्ट कभी मिले ही ना, हमेशा वही सेम जो पहला बना हुआ है उसी को रिटर्न करता रहे। तो ये होता है सिंगलटन डिजाइन पैटर्न। समझ में आया? ठीक है। तो ये कॉमनली यूज्ड होता है शेयर्ड रिसोर्स, जहाँ शेयरिंग होती है। जैसे मान लो मेरे पास 5 प्रिंटर है, 5 ही प्रिंटर है, अब लिमिटेड रिसोर्स है, तो प्रिंटर पे आपको प्रिंट का इंस्ट्रक्शन भेजना है तो प्रिंटर का ऑब्जेक्ट तो बनाना होगा। तो हम 5 प्रिंटर का ऑब्जेक्ट बना के पहले से रख लिए, जब भी मेरे पास प्रिंट रिक्वेस्ट आ रही है जो भी प्रिंटर खाली है उस पर भेज दिए। लेकिन 5 से ज्यादा एट ए टाइम हम कभी भी रिक्वेस्ट लेंगे नहीं, क्योंकि हमें पता है 5 ही प्रिंटर है। उसी तरह थ्रेड है, मान लो हम बोलते हैं थ्रेड पूल में मेरे पास 100 थ्रेड है, तो हम 100 थ्रेड से ज्यादा का काम लेंगे ही नहीं, बाकी को क्यू में रखेंगे कि जैसे जैसे खाली होगा वैसे वैसे काम करेंगे। तो रिसोर्स लिमिटेड है, तो वहां पे हमें इस तरह का शेयरिंग करना है, तो वहां पे हम लोग सिंगलटन और ये सब डिजाइन पैटर्न यूज करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग है, जैसे आपकी प्रोजेक्ट एप्लीकेशन डॉट वाई एम एल है, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी है, ये क्या है? कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग है। तो स्प्रिंग भी इंटरनल भाई जावा ही चलाता होगा ना, कुछ और तो चलाता नहीं होगा, जावा पे बेस्ड है। तो उसने इस पूरे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी को वन टाइम लोड किया होगा। आप इस एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी को पूरे प्रोजेक्ट में यूज करते हो, कभी वैल्यू गेट करने के लिए, कभी डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन लोड करने के लिए, एन नंबर ऑफ चीजों के लिए यूज करते हो, पोर्ट डिफाइन करने के लिए। लेकिन ऑब्जेक्ट एक ही बनाता है स्प्रिंग, एक से ज्यादा नहीं बनाता, उसी ऑब्जेक्ट को हर जगह यूज करता। ठीक है, समझ में आ रहा है सिंगलटन डिजाइन पैटर्न कहाँ यूज करेंगे? तो कॉमन प्रॉब्लम क्या होगी? एक जनरल नॉलेज के लिए बस ये कॉमन प्रॉब्लम और सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ लिखा हूँ, कोई जरूरी नहीं कि आप इतना ध्यान रखो। ठीक है, एक जनरल नॉलेज के लिए बस ये जरूर जानना है कि सिंगलटन डिजाइन पैटर्न होता क्या है। कॉमन प्रॉब्लम क्या है भाई? अगर सिंगलटन डिजाइन पैटर्न नहीं यूज करेंगे तो हम जो रिसोर्स यूज कर रहे हैं उसका वेस्ट होगा। सिंक्रोनाइजेशन मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट में इशू आ जाएगी। इनकंसिस्टेंसी हो सकती है, मल्टीपल इंस्टेंस जो हम लोग बनाएंगे उसमें इनकंसिस्टेंसी हो सकती है, सही से शेयरिंग नहीं होगी। तो इन कॉमन प्रॉब्लम जो आ सकती हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए ही हम लोग सिंगलटन डिजाइन पैटर्न यूज करते हैं, जो सॉल्व करता है। सिंगल इंस्टेंस ही रखो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। थ्रेड सेफ होगा, सिंगल इंस्टेंस रखोगे तो वैसा कोड लिखेंगे। और सेंट्रलाइज एक्सेस होगा, एक सेंट्रल प्लेस से ही हमेशा उसका ऑब्जेक्ट कॉल होगा। तो ऊपर की सारी प्रॉब्लम जो हमारी थी उसको ये रिजॉल्व कर देगा, अगर इस तरह से हम लोग डिजाइन करें। अब बात आती है कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क ने इस सिंगलटन डिजाइन पैटर्न को यूज करके कहाँ कहाँ यूज किया होगा। तो बाय डिफॉल्ट मैंने आपको बताया स्प्रिंग बीन जब आप कंट्रोलर सर्विस रिपोजिटरी बनाते हो तो उसका सिंगलटन स्कोप होता है। आप चाहो तो उसको प्रोटोटाइप भी बना सकते हो। इट मींस स्प्रिंग आईओसी, जो पहला टॉपिक आप लोग पढ़े होंगे कि स्प्रिंग का कोर एक मॉड्यूल होता है आईओसी, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, ये पूरा सिंगलटन डिजाइन पैटर्न पे डिजाइन किया गया ताकि आपको पूरा सिंगलटन डिजाइन पैटर्न पे पूरी स्प्रिंग बीन आपको देता है। तो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट जो आप गेट करते हो वो सिंगलटन डिजाइन पैटर्न पे क्लास स्प्रिंग ने बनाई है। जाके खोल के देखोगे, जैसे मैं तुम आप लोगों को पूरा वेज बताऊंगा कैसे बनता है ये, तो आप खोल के भी देख सकते हो सोर्स कोड, उसको उसने सिंगलटन डिजाइन पैटर्न पे बिल्डअप किया होगा। डिफॉल्ट बीन स्कोप जो हम लोग डालते हैं एट द रेट स्कोप सिंगलटन, यही एट द रेट से डालते हैं। एट कंट्रोलर जब आप लिखते हो उसके ऊपर एट द रेट स्कोप सिंगलटन लिखो, वो सिंगलटन हो जाता है जो बाय डिफॉल्ट एक्टिव रहता है।
यहाँ प्रोटोटाइप लिख दो, प्रोटोटाइप हो जाएगा, मतलब उस ऑब्जेक्ट का जितनी बार रिक्वेस्ट आएगी नया ऑब्जेक्ट बनेगा। तो बाय डिफॉल्ट सिंगलटन होता है। तो ये चीज स्प्रिंग ने सिंगलटन डिजाइन पैटर्न पे बिल्डअप किया है। कैशिंग का टेक्निक, कैश मैनेजर जो मैनेज करता है, तो कैश मैनेजर का ऑब्जेक्ट हमें कितना चाहिए पूरे प्रोजेक्ट में, उसका एक ही ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, तो उसके लिए भी उसने सिंगलटन डिजाइन पैटर्न पे इम्प्लीमेंट किया। हो सकता है बहुत और प्लेसेस पे स्प्रिंग ने किया हो, एक आइडिया के लिए बस आपको बता रहा हूँ कि इतना एटलीस्ट याद रखना है कि एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट है, कैश मैनेजर है, ये सिंगलटन डिजाइन पैटर्न में स्प्रिंग ने इम्प्लीमेंटेशन किया। क्लियर है? यस सर। चेक। तो अब देखते हैं सिंगलटन डिजाइन पैटर्न को किस किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देखो, सिंगलटन डिजाइन पैटर्न सबसे लार्ज स्केल पे इंटरव्यू में पूछा जाता है, इसलिए मैं इसके डिफरेंट वेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन को डिस्कस कर रहा हूँ। जरूरी नहीं कि हर के लिए हमें ये पूरा, हर डिजाइन पैटर्न के लिए हम इतना मेहनत करना, हमें इतना मेहनत हर के लिए नहीं करना, क्योंकि अभी इस स्टेज पे उतना ज्यादा जरूरी नहीं है। तो कुछ के लिए आपको जरूरत होगी। वन ऑफ देम है सिंगलटन डिजाइन पैटर्न। इसको एकदम बारीकी से समझना है, क्योंकि आपको बारीकी से आंसर भी करना होगा। तो वेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है सिंगलटन डिजाइन पैटर्न का। पहला है ईगर इनिशियलाइजेशन, दूसरा है लेजी इनिशियलाइजेशन, तीसरा है थ्रेड सेफ सिंगलटन जिसको डबल चेक लॉकिंग भी कहते हैं, और चौथा है बिल पग सिंगलटन। जो बेस्ट प्रैक्टिस हम लोग इसी को यूज करते हैं। चार वेज हैं, लेकिन सबसे प्रीफर्ड वेज ये है, क्यों है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हर एक वेज समझना है, लेकिन आपको इसी डिजाइन पैटर्न पे लेके, जब आपसे पूछा जाए कैसे इंप्लीमेंट करते हो तो बताना है। लेकिन पूछा जाएगा और अदर वेज क्या है, उसके प्रॉब्लम क्या है, वो आप जरूर ध्यान रखोगे। तो इसलिए मैं स्टार्टिंग से डिस्कस कर रहा हूँ। पहला जो है ईगर इनिशियलाइजेशन। तो पहले देखते हैं कोड में ईगर इनिशियलाइजेशन क्या है, कैसे हम लोग सिंगल ऑब्जेक्ट बनाते हैं। देखो, ये क्लास है, मान लो ईगर इनिशियलाइजेशन करके क्लास है, हम इसका एक ही ऑब्जेक्ट पूरे प्रोजेक्ट में बनाना चाहते हैं। तो रूल कहता है कि इस ऑब्जेक्ट का एक वेरिएबल बनाओ, और जो ऑब्जेक्ट, जब इस क्लास का एक वेरिएबल बनाओ और उसी लाइन पे इसका ऑब्जेक्ट बना दो, तो आपको पता है, और इसको स्टैटिक टाइप का बना दो, प्लस फाइनल भी बना दो। फाइनल बनाने से क्या होगा, ये वेरिएबल किसी और ऑब्जेक्ट ईगर सिंगलटन को पॉइंट नहीं करेगा, क्योंकि अपने फाइनल बना दिया, ओनली वन को पॉइंट करेगा। स्टैटिक बनाने से बेनिफिट क्या है कि जब क्लास लोड होगा तो ये लाइन अपने आप एग्जीक्यूट कर जाएगी, जैसे एग्जीक्यूट करेगी तो वन टाइम ही ऑब्जेक्ट बनेगा, लोड होते ही इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्लास लोड होते ही, जैसे ही जेवीएम लोड करेगा। और प्राइवेट बना दिए तो इस क्लास के बाहर इसका इंस्टेंस कोई कॉल ही नहीं कर पाएगा। तो ये प्राइवेट बना तो दी है, लेकिन अब इस क्लास के बाहर हमें सब जगह प्रोजेक्ट में जरूरत होगी ना, तो वो कैसे एक्सेस करें उसके लिए। और दूसरा हमने क्या किया, कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट बना दिया। कंस्ट्रक्टर प्राइवेट बनाना बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि कंस्ट्रक्टर प्राइवेट बनाएंगे तो बाहर कहीं भी ईगर इन सिंगलटन को आप ऑब्जेक्ट बनाने जाओगे, बनाने ही नहीं देगा इस क्लास के बाहर, क्योंकि कंस्ट्रक्टर को हमने प्राइवेट बना दिया। जो फर्स्ट टाइम आप देख रहे होगे कि कंस्ट्रक्टर प्राइवेट है, तो ये इसलिए है ताकि ओनली वन ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जब क्लास लोड हो। ये अपने आप इसी क्लास के अंदर से कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, अंदर से तो कॉल कर सकता है, क्लास के अंदर से प्राइवेट को कॉल किया, ऑब्जेक्ट बना दिया, और ये लाइन तो सिर्फ एक ही बार लोड होगी। अब इसका ऑब्जेक्ट कैसे मिलेगा, तो एक पब्लिक स्टैटिक मेथड दे दिए जो कहीं भी इस क्लाइंट प्रोग्राम में, मान लो क्लाइंट को जरूरत है तो क्या करेगा, ईगर सिंगलटन डॉट गेट इंस्टेंस, तो उसको हमेशा वो ऑब्जेक्ट मिलेगा।
तो हमेशा एक सिंगल ऑब्जेक्ट जो बना है उसी का रेफरेंस, चाहे इसको पचासों जगह से इसका गेट इंस्टेंस को कॉल करो, वही इंस्टेंस मिलेगा जो ये बना है। क्लियर हो रहा है? ये छोटी सी लाइन ऑफ कोड है, लेकिन ये सिंगलटन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही है। तो रूल क्या हुआ इसमें? प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बनाया ताकि बाहर से कोई इसका ऑब्जेक्ट ना बना सके। तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन कैसे होगा? स्टैटिक बना दिया, और जब वेरिएबल स्टैटिक के समय कॉल होगा उसी समय इसका ऑब्जेक्ट क्रिएशन कर दिया। तो ओनली वन टाइम जब जेवीएम इस क्लास को लोड करता है, क्लास को लोड करना तो एक ही बार होता है, जेवीएम करता है, तो एक ही बार इसका ऑब्जेक्ट बना, और इसका इंस्टेंस के लिए एक हेल्पर मेथड यानी स्टैटिक मेथड दे दिया पब्लिक टाइप का, जो क्लाइंट कहीं से भी किसी भी पैकेज से कॉल करेगा उसको ऑब्जेक्ट मिलेगा। इसमें कोई कंफ्यूजन है आप लोग को? नो ठीक है। तो ये सिंगलटन डिजाइन पैटर्न पे हुआ। तो अब देखो इसका फायदा क्या है कि ये सिंपल है और थ्रेड सेफ है। मल्टीपल थ्रेड इस क्लाइंट इस गेट इंस्टेंस को कॉल करता रहेगा मल्टीपल मेथड पैकेज से, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्रिएशन तो एक ही बार हुआ था। अब ऑब्जेक्ट क्रिएशन होना नहीं है, तो थ्रेड कॉल करता रहे, हमेशा रेडी तो मोड मिलेगा, इसका इंस्टेंस ही मिलेगा। तो ये थ्रेड सेफ है, सिंपल भी है, थ्रेड सेफ भी है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज है। इसका डिसएडवांटेज क्या है? इंस्टेंस इज क्रिएटेड एट क्लास लोडिंग टाइम। जब क्लास लोड हो रहा है उसी समय इंस्टेंस क्रिएट हो गया, हो सकता है उसके बाद उसका यूज ही नहीं कभी किया गया, बहुत समय 2-3 घंटे बाद यूज करना हो प्रोजेक्ट में, या कई दिनों के बाद यूज करना हो, कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट, स्पेशल रिक्वायरमेंट लिखा, तो मतलब क्लास लोडिंग टाइम पे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया अननेसेसरी, क्लास लोड हो रहा है तो ये इसलिए कहलाता है ईगर इनिशियलाइजेशन, पहले से ही इनिशियलाइज करके रख दिया। यही एक डिसएडवांटेज है इसका, अदरवाइज फायदा ही फायदा है, क्योंकि थ्रेड सेफ हो गया और सिंगलटन का पूरा नेचर है इसका। तो ये एक पैटर्न है जिसके थ्रू आप लोग चाहो तो सिंपल बता सकते हो, ये एक है। बट इसका बस एक ही डिसएडवांटेज है, ईगर, ये पहले ही लोड हो जाता है, लोडिंग टाइम पे ही हमारी ऑब्जेक्ट बन जाती है। तो अगर इतना ये अब हमारे प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट को लगता है भाई इतना चलेगा, तो कोई बात नहीं, तब तो ये बेस्ट है, इससे बेस्ट तरीका और कुछ है ही नहीं। ठीक है, ठीक है ना? लेकिन कोई प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट बोलता है नहीं भाई क्लास लोडिंग टाइम पे नहीं चाहिए, हमें लेजी इनिशियलाइजेशन करना है। जब हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट आती है उसकी ऑब्जेक्ट गेट करने का, तभी वो ऑब्जेक्ट बने, अदरवाइज वो ना बने। तो उसके लिए फिर क्लास का डिजाइन फिर चेंज करेंगे। तो क्या किया? लेजी इनिशियलाइजेशन, एक क्लास बना, नाम से मत जाओ, नाम तो कुछ भी रख दो आप, डीबी कॉन्फ़िगरेशन रख दो, जैसा आपको जरूरत पड़े, बस मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब देखो, जो ईगर इनिशियलाइजेशन हो रहा था वो हटा दिया, लेकिन पब्लिक स्टैटिक अभी भी रहने दिया। तो क्लास लोडिंग टाइम में ये नल से स्पेसिफाई हुआ, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर अभी भी है। इंस्टेंस गेट करते समय हमने यहाँ पे एक चेक लगाया, इफ इंस्टेंस नल हो तो ऑब्जेक्ट बनाओ, अदरवाइज नहीं। तो वन टाइम ऑब्जेक्ट बनेगा जब गेट इंस्टेंस की एक्चुअल रिक्वायरमेंट मेथड कॉल होगी इस क्लास के नेम के थ्रू, तो वो देखा अगर इंस्टेंस नल है तो ऑब्जेक्ट बना दिया एक बार, और उसके बाद हमेशा, अदरवाइज नहीं तो उसी इंस्टेंस को रिटर्न करता रहा। अब ये स्टैटिक है तो हमेशा रहेगा इसका ऑब्जेक्ट इस वेरिएबल में, तो उसके बाद जब भी नेक्स्ट टाइम कॉल आएगी तो इसमें तो कभी जाएगा ही नहीं, तो हमेशा इंस्टेंस रिटर्न होता रहेगा। तो ये लेजी इनिशियलाइजेशन हुआ, जब जरूरत हुई तब किया। तो इसका बेनिफिट क्या हो गया? इंस्टेंस इज क्रिएटेड ओनली व्हेन नीडेड, जब हमें जरूरत थी तभी इंस्टेंस बना, पहले से बन के नहीं मिला। लेकिन ये थ्रेड सेफ नहीं है।
ये थ्रेड सेफ क्यों नहीं है, कोई बता सकते हो आप लोग? ये लाइन ऑफ कोड थ्रेड सेफ नहीं है, बताओ। बताओ थ्रेड सेफ क्यों नहीं है? आइडिया नहीं, कोई बात नहीं। ये जो मेथड है, इस मेथड को मल्टीपल प्लेसेस से कॉल हो सकता है। एक क्लास यहाँ कॉल कर सकता है, एक क्लास इधर से कॉल कर सकता है। मान लो मल्टीपल कंट्रोलर है, एक पेशेंट सर्च का कंट्रोलर है, एक पेशेंट रजिस्ट्रेशन का कंट्रोलर है, एक ओपीडी एलोकेशन का कंट्रोलर है, एक आईपीडी रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर है। बहुत सारे कंट्रोलर आपने बनाए मान लो, और उसमें इसको कॉल किया। तो आपके हॉस्पिटल में रिसेप्शनिस्ट भी काम कर रही होगी, बिलिंग स्टाफ भी काम कर रहा होगा, डॉक्टर भी काम कर रहा होगा, नर्स भी काम कर रही होगी। हो सकता है उस एक सेम पेशेंट पे बिलिंग स्टाफ भी काम कर रहा हो और नर्स भी काम कर रही हो सकता है ना। नर्स मेडिसिन ऐड कर रही हो या लैब वाला लैब रिपोर्ट ऐड कर रहा हो। तो ऐसा पॉसिबिलिटी आपको नहीं लगता कि इस मेथड, मान लो कोई ऐसा मेथड है ये, इस मेथड पे मल्टीपल प्लेसेस से एक साथ मल्टीपल थ्रेड एक्सेस करने के लिए आ गया, इसी मेथड को अलग अलग जगह से कॉल एक साथ आ गई, और ये लाइन ऑफ कोड एक साथ मल्टीपल थ्रेड के थ्रू एक्सेस हो गई। क्योंकि यहाँ तो कुछ ऐसा हमने नहीं लगाया कि सिंगल ही थ्रेड अलाउ करे, कोई सिंक्रोनाइजेशन लगाया है? कुछ नहीं। तो मल्टीपल थ्रेड आ सकता है कि नहीं? तो इसीलिए ये लाइन थ्रेड सेफ हुआ नहीं। तो जैसे ही मल्टीपल थ्रेड आएगा तो सिंगलटन का पूरा ब्रेक हो गया रूल, तो सिंगल ऑब्जेक्ट बनना है। दोनों को ही तो इंस्टेंस शुरुआत में नल मिला और दोनों ही घुस गए, तो ब्रेक हो गया ना सिंगलटन। तो लेजी इनिशियलाइजेशन का सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम है कि थ्रेड सेफ नहीं होगा, और ये कभी एक्सेप्टेबल होगा किसी प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट को? तो ये तो सबसे वर्स्ट केस है जो ऐसा लिखता है कोड। ठीक है, तो इसके लिमिटेशन को हटाने के लिए थ्रेड सेफ कुछ बनाया जाए, थ्रेड सेफ सिंगलटन डबल चेक लॉकिंग। तो इसके लिए डबल चेक लॉकिंग मैकेनिज्म कोई लिखता है, मतलब अलग अलग मैकेनिज्म है। तो दूसरे बंदा जो था वो बोला कि चलो ठीक है, हम डबल चेक लगाएंगे, थ्रेड सेफ इसको बनाएंगे। तो उसने क्या किया, फिर देखो कोर जावा का ही कॉन्सेप्ट सब यूज कर रहा है, वोलेटाइल कीवर्ड पहले लगाया। ठीक है, वोलेटाइल का आपको पता होगा, याद अगर नहीं हो तो याद करना। वोलेटाइल क्या करता है कि कैश मेमोरी की जगह, कैश की जगह वो मेमोरी से हमेशा थ्रेड की वैल्यू को उठाता है, ताकि हमेशा अपडेटेड वैल्यू हर थ्रेड को मिले। इसलिए वोलेटाइल हम लोग लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले वोलेटाइल लगाया, बाकी प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है। अब गेट इंस्टेंस मेथड को मॉडिफाई किया। क्या किया, नल का चेक तो लगाया ही सबसे पहले, उसके बाद इस क्लास पे सिंक्रोनाइजेशन लगा दिया कि भैया इस क्लास को अगर मल्टीपल थ्रेड एक्सेस कर भी रहा है, ये स्टैटिक ब्लॉक है, तो एट ए टाइम कोई एक थ्रेड को ही इंटर करने दो, अंदर घुसने ही मत दो। अगर दो थ्रेड आ गया तो एक ही थ्रेड को जाने दो, और फिर से एक नल चेक लगाए वहां पे। एक थ्रेड आया उसके बाद हम देखें कि नल चेक है। डबल चेक इसलिए जरूरी है, मान लो पहला थ्रेड आया, उसको नल मिला था, और वो यहाँ पे तब तक दूसरा थ्रेड भी घुस गया, तो वो दिक्कत है। इसलिए डबल टाइम चेक किए, कि बाहर भी चेक करेंगे अंदर भी चेक किए, कि सिंक्रोनाइजेशन के अंदर तो एक ही थ्रेड जाएगा, इसके अंदर एक से ज्यादा जाएगा नहीं। और पहले से ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है, तो उसके बाद भी हम चेक किए कि भाई ऑब्जेक्ट नल होना चाहिए। नल हो तभी ऑब्जेक्ट बनाओ, जब तक नल नहीं होगा, पता चला घुस गया अंदर और उसके बाद दिक्कत हो रही है, इसलिए डबल चेक लगाए यहाँ। तो डबल चेक लगाने के बाद और सिंक्रोनाइज कीवर्ड लगाने के बाद विद वॉलेटाइल, तब जाके इसको थ्रेड सेफ बना। सिंगलटन का नेचर तो प्राइवेट से ही आ गया, और उसके बाद डबल चेक लगाए,
तो ये आपका थ्रेड सेफ भी हुआ और इफिशियंट भी, बट इसका डिसएडवांटेज क्या है, थोड़ा स्लाइटली कॉम्प्लेक्स है और थोड़ा समय भी लेगा, क्योंकि सिंक्रोनाइज आप अननेसेसरी यूज कर दिए तो परफॉर्मेंस हिट भी आएगी। इसमें कोई परफॉर्मेंस हिट नहीं थी, यहाँ तो बस क्या था, ले जी एक बार भाई चलो लोडिंग टाइम में ही इनिशियलाइज हो जाएगा, कोई बात नहीं, ये एक्सेप्ट कर लेंगे, लोड तो होना ही है भाई, बाद में ना स्टार्टिंग में ही हो जाए, क्या दिक्कत है। लेकिन थ्रेड सेट तो था, सिंपल भी था। लेकिन यहाँ पे बस वो लेजी ना हो उसके लिए हम डबल चेक लगा दिए, सिंक्रोनाइज लगा दिए, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, परफॉर्मेंस हिट भी आ गई, वोलेटाइल लगाना पड़ा। इतना करने के बाद वो थ्रेड सेफ बन पाया। ठीक है, तो चाहो तो इसको भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, लेकिन आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्यों इस ये लेजी इनिशियलाइजेशन से बेस्ट। ठीक है, चौथा जो बेस्ट माना जाता है बेलपक सिंगलटन बेस्ट प्रैक्टिस के लिए, जो थ्रेड सेफ भी है, लेजी इनिशियलाइजेशन भी करता है और सिंक्रोनाइजेशन का ओवरहेड भी नहीं रखता, और इसका कोई सिग्निफिकेंट कॉन्स भी नहीं है, मतलब कोई ऐसा नहीं लगता कि कोई इसका डिसएडवांटेज है। वो है चौथा पैटर्न, बेलपक सिंगलटन। तो ये देखा जाए क्या है, ये है। अब आपको थोड़ा एक टॉपिक मैंने कभी पढ़ाया नहीं है और उस टॉपिक का यहाँ यूज है, जो मैं आप लोग को अगले मंथ में पढ़ाने वाला हूँ फिलहाल। वो है नेस्टेड क्लास, क्लास के अंदर क्लास बनाना। ठीक है, तो देखो आप एक पैटर्न, आपको इतना तो याद होगा, अगर क्लास के अंदर कोई स्टैटिक वेरिएबल हो या कोई मेथड हो, तो आप क्या क्लास के नेम के थ्रू डायरेक्ट एक्सेस होता है ना, इतना तो समझ में आता है। तो क्लास के अंदर अगर क्लास हम बना रहे हैं, जैसे क्लास के अंदर वेरिएबल बना सकते हैं, मेथड बना सकते हैं, क्लास के अंदर क्लास भी बनाया जा सकता है और उसको भी प्राइवेट स्टैटिक बना सकते हैं, क्योंकि वो भी क्लास का मेंबर है। तो यहाँ पे बेलपक सिंगलटन में क्या करते हैं, एक क्लास बनाते हैं, सिंपल सिंगलटन हेल्पर करके एक क्लास बना लिया, जिसको प्राइवेट बनाए, ताकि इस सिंगलटन को कोई बाहर से कॉल ना कर सके, इस क्लास का ऑब्जेक्ट कोई बना ही ना पाए, कोई एक्सेस ही ना कर पाए, बाहर से एक्सेस रोकना है तो प्राइवेट बना दिए। दूसरा चीज, इस क्लास को यूज करना है और आउटर क्लास के साथ ही यूज हो, इस बाहर वाले क्लास के साथ ही यूज हो, तो स्टैटिक इसको बना दिए, डायरेक्ट क्लास नेम के साथ यूज होगा, और ये क्लास है। अब इस क्लास में क्या किए, ऊपर बेलपक सिंगलटन था, वो चीज जो सिंगलटन ऑब्जेक्ट बनाते थे इसके अंदर बनाए, बाहर बनाने की जगह क्या किए, नेस्टेड क्लास जो इस क्लास में बनाया उसके अंदर बेलपक सिंगलटन का ऑब्जेक्ट बनाया। तो अभी तक ये क्लास जब तक लोड नहीं होगा तब तक तो इसका भी ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्ट मिलने के लिए एक पब्लिक स्टैटिक हेल्पर मेथड, जैसे हर यहाँ पे दिए थे हमने हेल्पर, वही चीज यहाँ भी दी है। लेकिन यहाँ पे क्या किए कि सिंगलटन यानी रिटर्न में बोले कि जो ये तो अपने प्राइवेट मेंबर को कॉल कर ही सकता है इस क्लास का मेथड, तो ये क्लास अंदर वाली क्लास डॉट इंस्टेंस, डायरेक्ट ये भी स्टैटिक है, डॉट इंस्टेंस कॉल किया, तो जब भी प्रोजेक्ट में हमें जरूरत हुई गेट इंस्टेंस कॉल किया, गेट इंस्टेंस इसको कॉल किया, और ये हमेशा एक ही ऑब्जेक्ट बना के देगा, बार बार तो ये ऑब्जेक्ट बनाएगा नहीं क्योंकि स्टैटिक है, स्टैटिक है सिंगल रेफरेंस देता रहा। तो लेजी भी हो गया, थ्रेड सेव भी हो गया, क्योंकि ओनली वन टाइम चलना था, ओनली वन ऑब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि स्टैटिक जहां लग जाता है वन ऑब्जेक्ट बनता है, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट बनता ही नहीं। तो फाइनल भी लगा दिए थे, ये रेफरेंस जो है किसी और ऑब्जेक्ट को करेगा ही नहीं। तो पूरा का पूरा ये आपका कन्वेंशन फॉलो हो गया कि थ्रेड सेव भी हो गया, इजी भी है, और आपकी लेजी इनिशियलाइजेशन भी हो रही है।
क्लियर हुआ? सभी को क्लियर हुआ ना? तो आप लोग अपने प्रोजेक्ट में कहीं जरूर सिंगलटन ऑब्जेक्ट बनाओ। जो प्रोजेक्ट बना रहे हो कहीं किसी चीज के लिए सिंगलटन ऑब्जेक्ट बनाओ। तो नेक्स्ट क्लास जब होगा अगर प्रोजेक्ट में, तो आप संजीव से पूछना कि सर बताओ हमें सिंगलटन क्लास बनाना है, किस जगह किस सिनेरियो में हम बनाए इस प्रोजेक्ट में। ये क्वेश्चन जरूर पुट अप करना। बनाने का टेक्निक मैंने आपको बता दिया, ताकि आपसे कल को कोई क्वेश्चन पूछेगा कि आपने सिंगलटन पढ़ा, ठीक है, सिंगलटन क्या है आपने बता दिया, आपने प्रोजेक्ट में कहाँ यूज किया था। तो आप बनाओगे तभी तो बताओगे सर मेरी ये रिक्वायरमेंट थी, हमने सिंगलटन इसलिए बनाया और ऐसे बनाया। तो पूछेगा और क्या तरीका है, तो बोलोगे ये तरीका है सर, लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है। ये तरीका लेजी इनिशियलाइजेशन, इसका प्रॉब्लम ये है। डबल चेकिंग ये तरीका है, इसका प्रॉब्लम ये है। और इसका प्रॉब्लम मिनिमम है, मतलब कोई अभी तक वैसा मिला नहीं। तो आपकी ये कॉन्सेप्ट तब जाके वो एग्री करेगा, हाँ भाई ये जानकार बंदा है। क्लियर हुआ? प्रोजेक्ट के रेफरेंस यस में अगर कोई चीज नहीं पढ़ोगे तो बहुत दिक्कत कर देगी। 100% सारी चीजें प्रोजेक्ट के रेफरेंस में नहीं पढ़ सकते, मैं मानता हूं। लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, 70% चीजें नॉलेज होती हैं, वो प्रोजेक्ट के रेफरेंस में जानना चाहिए। ठीक है? तो ये वन ऑफ द टॉपिक है जिसको आप लोग प्रोजेक्ट के रेफरेंस में पढ़ोगे, पूछोगे। और मुझे नेक्स्ट क्लास होने से पहले आंसर चाहिए आप लोग को, आप लोग से, कि आप लोग तीनों में से कोई भी एक आदमी आंसर देगा कि कहाँ पे आपको जरूरत थी प्रोजेक्ट में कि आपने सिंगलटन इंप्लीमेंट किया। ठीक? ठीक है, सिर्फ सिनेरियो बताओगे और बाकी आप इम्प्लीमेंट कर लो, चाहे इम्प्लीमेंट करो या इसको देखो, ये तो बहुत सिंपल है। इसको कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, अब एक रियल टाइम सिनेरियो ले लेता हूँ। मैंने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का एक रियल टाइम सिनेरियो जस्ट आपको यहाँ दिया है कि मान लो एप्लीकेशन कंपोनेंट लॉग करना है। तो आप यही रियल टाइम सिनेरियो मत ले लेना, ये तो मैं आपको बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। क्योंकि लॉगिंग के लिए हम लोग SL4J अब यूज करते हैं, तो ये थोड़ी यूज करेंगे, बस आपको बस बता रहा हूँ। और नॉन रिडंडेंट इंस्टेंस क्रिएटेड टू कंजर्व रिसोर्सेज, मतलब लॉगिंग का मान लो पहले जो SL4J यूज कर रहा होगा वो कैसे यूज कर रहा होगा लॉगिंग के लिए, कि सिंगल इंस्टेंस ही लॉगर का बने। देखते नहीं हो लॉगर डॉट आप लोग लिखते हो ना, डॉट लॉग प्रोजेक्ट में, तो उस लॉगर का एक ही ऑब्जेक्ट बनता है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट नहीं बनता। वो क्यों? क्योंकि उसने लॉगर क्लास कहीं भी SL4J का क्लास बनाया होगा, उसने उसके प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बनाया होगा, एक नेस्टेड क्लास लॉगर हेल्पर बनाया होगा, गेट इंस्टेंस में उस लॉगर का ऑब्जेक्ट बना के देता होगा, और डॉट लॉग मेथड से आप लॉग कराते हो। मतलब SL4J जब आप यूज करते हो तो ये आपकी मान लो कोड है। तो आप क्या करते हो, SL4J का लॉगर लॉग इक्वल टू लॉगर डॉट गेट इंस्टेंस, ये भी लाइन आप नहीं लिखते, आई अंडरस्टैंड। स्प्रिंग में ये नहीं लिखते, आप सीधे ये लिखते हो, लॉगर डॉट लॉग, बस logger dot debug, logger dot something, बस सॉरी log dot info, log dot debug dot log dot ये लिखते हो। तो वो और समराइज कर दिया, स्प्रिंग ने इस लाइन को भी हटा दिया, ये एक बार में ही करना पड़े। लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि देखो चाहे ये इंस्टेंस दे चाहे ये इंस्टेंस दे, वही लॉगर का एक ही इंस्टेंस देगा। और हमेशा लॉग एक फाइल में जाती है, इसलिए एक ही फाइल में। तो ये समझ में आ रहा है, ये सिंगलटन डिजाइन पैटर्न का कमाल होता है। जो SL4J जितने भी लॉगिंग टूल बने हैं वो सिंगलटन डिजाइन पैटर्न पे ही आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट इंटरनल करके और फिर हेल्पर मेथड देते हैं जिससे आप लॉग कर सको। क्लियर है? कोई यस क्वेश्चन? सर। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने दूं, क्योंकि एक एक डिजाइन पैटर्न अपने आप में थोड़ा अच्छा है, नॉलेज है, प्रैक्टिस भी है।
तो फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न मैं अगले क्लास में बता दूं, क्योंकि ये 2 डिजाइन पैटर्न ऐसे हैं ना जो बहुत कॉमन है, आपसे कोड लिखवाएगा ही लिखवाएगा। एटलीस्ट सिंगलटन तो जरूर लिखवाता है और फैक्ट्री के बारे में पूछता है। तो बाकी उसके बाद वाले जितने डिजाइन पैटर्न है उस पे इतना ज्यादा भसर नहीं मस्ती, कोड नहीं लिखवाता। अच्छी नॉलेज होना ठीक है, बट सिंगलटन और फैक्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगले क्लास में जी डिस्कस सर। करें या अभी डाइजेस्ट कर सकते हो? नहीं नहीं सर। चलो, तो मुझे नेक्स्ट क्लास से पहले आप लोग तीनों मिलके कोई एक दो सिनेरियो जरूर बताओगे। वो भी जी सर। संजीव से, अगर आप लोग को अपने से लग रहा है तो अपने से बनाओ, नहीं तो फिर संजीव की हेल्प